प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस कक्षा में किसी घटना के घटित होने की संभावना पर आधारित गणित के अध्याय प्रायिकता के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रायिकता के प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग में हम लोग प्रायिकता का अर्थ, प्रायिकता का इतिहास, परीक्षण एवं क्रियाकलाप, घटना संबंधी क्रियाओं तथा प्रायिकता के सैद्धांतिक व प्रायोगिक दृष्टिकोण व प्रतिदर्श समष्टि सहित घटना की प्रायिकता पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमें इस अध्याय में विस्तृत प्रश्नों का चरणबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाएगा। आइए हम अपने मूल बिंदु पर चलते हैं, इस अध्याय के विस्तृत प्रश्नों की ओर। विस्तृत प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न लिया गया है, एक गोलक में ₹1 के 100 सिक्के, ₹2 के 50 सिक्के, ₹5 के 20 सिक्के और ₹10 के 10 सिक्के हैं। यदि गोलक को हिलाकर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम यादृच्छिक अथवा रैंडम है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का, पहला पार्ट है, 2 पार्टों में बटा हुआ यह प्रश्न है, तो ₹1 का सिक्का होगा, ₹5 का सिक्का नहीं होगा। आइए हम इसे हल करने के कदम में आगे बढ़ें। हल करने के समय देखें प्यारे बच्चों, कुछ प्रश्नों के आधार पर मुझे ज्ञात है, हम लोग देख रहे हैं कि ₹1 के सिक्कों की संख्या हमारे प्रश्न में दी गई थी 100, ₹2 के सिक्कों की संख्या दी गई थी 50, ₹5 के सिक्कों की संख्या दी गई थी 20, इसी प्रकार ₹10 के सिक्कों की संख्या थी 10। इसलिए प्रश्नानुसार कुल सिक्कों की संख्या कितनी थी? हम सभी सिक्कों की संख्याओं को जोड़ दें, 100 धन 50 धन 20 धन 10 बराबर 180। 180। अब हम इन्हें चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। कुल सिक्का हमारा 180 है, जिसमें ₹1 के 100 सिक्के हैं, ₹2 के 50 सिक्के हैं, ₹5 के 20 सिक्के और ₹10 के 10 सिक्के, सब जुड़ करके हमारे 180 सिक्के बने हैं। अब इसमें से पहले गोलक से ₹1 के गिरने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ₹1 के सिक्के कितने थे हमारे? कुल 100 थे, अर्थात ₹1 के सिक्के की गिरने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? जैसा कि हम सूत्र में जानते हैं, अनुकूल परिणाम और कुल संभावित परिणाम के अनुपात को ही हम प्रायिकता कहते हैं। तो आइए देखते हैं, अनुकूल परिणाम 100 थे और संभावित कुल परिणाम 180 थे। सिक्कों की संख्या कुल 180 थी। इन्हें कट करने के उपरांत 5/9 प्राप्त होता है। इस प्रकार ₹1 के सिक्के की गिरने की प्रोबेबिलिटी जो है 5/9 प्राप्त हो गई। इसी प्रश्न के दूसरे पार्ट की ओर हम बढ़ें। देखें, गोलक से गिरने वाला सिक्का ₹5 का नहीं होगा, उसकी प्रायिकता हमें प्राप्त करनी है। हम देखें, गोलक से गिरने वाला सिक्का ₹5 का न होने की प्रायिकता। प्यारे बच्चों, 5 के सिक्कों की संख्या थी, 5 के सिक्कों की संख्या थी कुल 20। जब सिक्का नहीं गिरेगा तो 5 का कोई सिक्का नहीं गिरेगा, तो 20 में से ही गिर सकता था और कोई नहीं गिरेगा, इसलिए 20 के 20 को हटा दिया गया है। अर्थात टोटल हमारे जो सिक्कों की संख्या 180 थी, उसमें से 5 के सिक्कों को हम घटा दें तो प्राप्त होंगे 160। अर्थात इस घटना का अनुकूल परिणाम प्राप्त हो गया 160 और संभावित परिणाम कुल कितने थे? कितने सिक्कों की संख्या थी हमारी? 180। अब इस प्रकार इन्हें अगर हम कट करें तो 8/9 प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार 5 के सिक्कों के गोलक से न गिरने की प्रायिकता 8/9 हुई। दोनों पार्टों के अलग अलग उत्तर जो हमें प्राप्त हुए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, 5/9 और दूसरे पार्ट का 8/9। इस प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ें, दूसरे प्रश्न के कदम पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है
तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होगा। ये पार्ट बन गया। तो तीन पार्टों में यह प्रश्न बटा हुआ है। इसकी तीनों की अलग अलग प्रायिकताएं पूछी जा रही हैं इस प्रश्न के आधार पर। पहला, 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता। दूसरा पार्ट कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है 5 से विभाज्य एक संख्या की प्रायिकता। आइए हम देखते हैं ज्ञात है कि पेटी में कुल कितने डिस्क हैं? 90 हैं। यदि इन पूरे डिस्कों की संख्या को हम NS से प्रदर्शित करें तो टोटल डिस्कों की संख्या है 90। माना 2 अंकों जो 90 हैं उनमें 2 अंकों की संख्या चुनने की घटना E1 है। E1, E2, E3 इसलिए माने गए हैं कि कई घटनाएं घटित हो रही हैं इसमें, इसलिए हम प्रथम पार्ट की घटना को हम E1 से चयन किए हैं। तो माना 2 अंकों की संख्या चुनने की घटना E1 है, तो E1 कितनी होगी? अब ले चलना है 2 अंकों की संख्या 1 से लेके 90 तक जाना है। 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 डाट हम पहुंच जाएंगे कहां तक? 90 तक पहुंच जाते हैं। और 10 से शुरू करके 90 तक पहुंचने में कुल हमें 81 संख्याएं प्राप्त होंगी। कुल हमें 81 संख्याएं प्राप्त होंगी। तो NE1 प्राप्त हो जाएगा हमको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसके प्राप्त होंगे वो होंगे 81। अब आ जाइए आगे। 2 अंकों की संख्या चुनने की प्रायिकता पूछी जा रही है। हमारा पहला पार्ट पूछ रहा है 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता। अगर 2 अंकों की संख्या चुनने की प्रायिकता को PE1, अगले दिन हमने आपको बताया था, अगले वीडियो में हमने बताया था आपको कि प्रायिकता को PE से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि घटनाक्रम को E1 लिया गया है इसलिए हम प्रायिकता को PE1 से दिखा रहे हैं। PE1 बराबर NE1 बटे NS, अर्थात 2 अंकों की संख्या के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम 81 बटे 90। इन्हें कट करने के उपरांत आता है 9 बटा 10, जिसे अगर हम दशमलवांश में प्राप्त करें तो प्राप्त हो जाता है 0.9। इस प्रकार से 2 अंकों के संख्या चुनने की घटना की प्रायिकता जो हमारी है 0.99 प्राप्त हो गई। आइए हम चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। इसी प्रश्न के घटना के दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या चुनने की घटना E2 है। E2 से जब प्रदर्शित कर रहे हैं तो 1 से 90 तक जाने में सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं को चयन करना होगा हमको। अब सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं आपके चयनित की गई हैं। E2 बराबर जो इन ब्रैकेट्स में दिखाई दे रहा है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। इस प्रकार से इन संख्याओं को गिन ले हम। 3, 9 आप देख रहे हैं 3, 3, 6, 3, 9 इस प्रकार से कुल 9 संख्याएं हैं। NE2 यानी अनुकूल परिणाम हमारे 9 प्राप्त हो रहे हैं यहां। अब एक पूर्ण वर्ग संख्या चुनने की प्रायिकता क्या होगी? अर्थात इन्हें हम PE2 के चिन्ह से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो PE2 बराबर NE2 बटे NS। NE2 के मान है 9 को 9 लिख देंगे और यहां 10 हो जाएंगे। अब 9 बटा 10 अर्थात 1 बटा 10 जिन्हें हम दशमलवांश में बदलते हैं अगर तो 0.1 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आइए हम अब इस प्रश्न के तीसरे भाग की ओर चलते हैं। तीसरा भाग हमारा है तीसरा भाग है 9 से विभाज्य एक संख्या चुनने की घटना E3 हो तो E3 ले जाते हैं, E3 मान लेते हैं। तो E3 5 से विभाज्य संख्याएं
1 से लेकर 90 तक में 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं यहाँ लिखी गई हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 से लेकर 90 तक पहुंच रहे हैं हम लोग। अब ये पूरी टोटल संख्याएं हमारी हैं, यानी E3 की वैल्यू 18 हो रही है। अतः 5 से विभाज्य एक संख्या चुनने की प्रायिकता कुल संभावित परिणाम बटे कुल संख्या अर्थात NE1 बराबर हो, यानी PE1 बराबर PE3 बराबर हुआ NE3 बटे NS अर्थात 18/90। इन्हें घटाने के उपरांत 1/5 प्राप्त हो रहा है, जिसे हम दशमलवांश में 0.2 से करते हैं। इन तीनों पार्टों के हल होने के उपरांत हम तीनों पार्टों के अलग अलग उत्तर देखें। पहले पार्ट का उत्तर जो था 2 अंकों वाली संख्याओं के प्राप्त होने का 0.2, दूसरे पार्ट का उत्तर प्राप्त हुआ था 0.1 और तीसरे पार्ट का भी 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का उत्तर प्राप्त हुआ है 0.2। दशमलवांश में लिखे हुए ये उत्तर हैं। इसी की कड़ी में हम अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, संख्या से हट करके हम ताश की गड्डी, जैसा कि हम जानते हैं प्रायिकता में कुछ सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, कुछ पासे का अध्ययन किया जाता है, कुछ ताश की गड्डियों से संबंधित भी प्रश्न हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। आइए ताश की गड्डी पर आधारित एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। देखें हम लोग, ताश की गड्डी में से हुकुम का बादशाह, बेगम व गुलाम, सभी हुकुम के ही हैं। बादशाह, बेगम व गुलाम को निकालकर गड्डी को अच्छी तरह फेंटा जाता है। शेष बचे पत्तों में से एक पत्ता या यादृच्छिया निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके भी 2 पार्ट बन गए हैं। पहला पत्ता हुकुम का है, दूसरा पार्ट कहता है पत्ता बादशाह का है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के आधार पर हम ताश की गड्डियों, जैसा कि आप अगले दिन आपको अगली वीडियो में बताया जा चुका है, ताश की गड्डियां इस प्रकार है। इस ताश को खेलने के वाले अच्छी तरह से इसको जानते हैं। इसमें बादशाह सब में इस 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से हुकुम के पत्तों की जहां चर्चा की जा रही है, आइए देखते हैं। हुकुम, हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, जैसा मैंने अभी दिखाया आपको, कुल पत्ते होते हैं 52। निकाले गए पत्ते कितने हैं? इसमें से कितने पत्ते निकाले जा रहे हैं? 3 पत्ते निकाले जा रहे हैं। हुकुम का बादशाह, बेगम और गुलाम, 3 पत्ते निकाले जा रहे हैं। तो 3 पत्ते अगर निकल गए तो फिर गड्डी में कितने शेष पत्ते बच गए भाई? 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकल गए, तो 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकल गए तो बच गए पत्ते हमारे 49 पत्ते बचे 49। आइए फिर आगे देखते हैं। इस प्रश्न के अनुसार ताश की गड्डी में हुकुम के कुल 13 पत्ते होते हैं, जैसा कि हमने दिखाया था आपको अगले दिन। इस पत्तियों की गड्डी के इस प्रकार के ऐसे पत्तों 13 पत्तों की गड्डियां होती हैं। इन 13 पत्तों में से हुकुम के कुल 13 पत्ते होते हैं, जिसमें हुकुम के बादशाह, बेगम तथा गुलाम, हुकुम के बादशाह, बेगम तथा गुलाम अर्थात इस 13 की गड्डी में से पूरे फेस कार्ड की बात कही जा रही है। इसमें से पूरे फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड हैं, उन फेस कार्डों को निकाल लिया जाता है तो शेष हुकुम के पत्ते बचेंगे कितने? 13 थे और 13 में से 3 फेस कार्डों को हटा दिया गया है तो बच गए हमारे पत्ते 10 पत्ते बचे। एक हुकुम के पत्ते प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, अब बचे हैं 10 ही पत्ते, तो 10 पत्ते आपके उसके अनुकूल परिणाम में जुड़ जाएंगे। अब निकाला गया पत्ता हुकुम के होने की प्रायिकता, क्योंकि हुकुम के पत्तों के अनुकूल परिणाम 10 प्राप्त हुए थे, बचे हुए हमारे कुल शेष पत्ते थे 49, अर्थात संभावित परिणाम था 49। अब 10/49 हो जाता है। हुकुम के पत्ता हुकुम का है, उनकी जो प्रायिकता निकाली जा रही है वह 10/49 हो गया। आइए हम इसी के दूसरे पार्ट पर चलते हैं। इसी प्रश्न के दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में बादशाह के कुल 4 पत्ते होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूं,
ये ताश की गड्डियों के 13 पत्तों के जो बंडल बने हुए हैं, इन 13 पत्तों में 13 पत्तों वाले इन बंडलों में से प्रत्येक बंडल में एक एक बादशाह होता है, एक बेगम होती हैं, एक गुलाम होते हैं। इन चारों गड्डियों से एक एक पत्ते अगर लिए जाए तो कुल कितने पत्ते हो गए? 4 पत्ते हो गए। वही बात यहाँ कही जा रही है, कुल बादशाह के 4 पत्ते होते हैं। इस प्रश्न में कह रहे हैं कि हुकुम के बादशाह का पत्ता निकाला जा चुका है। पहले ही प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि हुकुम के बादशाह को निकाल लिया गया है, अर्थात जो 4 पत्ते थे उन 4 पत्तों में से भी एक पत्ता निकल चुका है। अब 4 में से भी एक पत्ता यदि निकल चुका है तो बचे कितने? बादशाह के पत्ते कितने बचे? 3, अर्थात ये 3 आपके पत्ते बच गए। अब हमारा अनुकूल परिणाम, इस घटना का अनुकूल परिणाम क्या हुआ जो हमारे सूत्र में इसकी जरूरत पड़ेगी? अनुकूल परिणाम हुए 3। कुल पत्ते के संभावित परिणाम, अर्थात 52 में से 3 घट चुके थे पहले ही, अर्थात 49 ही संभावित परिणाम थे। कुल संभावित परिणाम 49 हैं, अर्थात पत्ता बादशाह के का है, उसके होने की जो प्रायिकता है वह है 3/49। इस प्रकार से इस ताश की गड्डी पर आधारित जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न का जो उत्तर मिला उसका पहला पार्ट है 10/49 और दूसरा पार्ट है 3/49। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। पुनः बात सिक्का की आती है। हमारी सहायक सामग्रियां सिक्का, पासा और वो सिक्का, पासा और ताश की गड्डी ली गई थी। उनमें से ताश की गड्डी पर आधारित अभी सवाल आप देखे हो। इसके बाद आती है पुनः सिक्के की। एक खेल खेला जा रहा है, उस खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार परिणाम अंकित किया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर संदीप खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह खेल में हार जाएगा। संदीप के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, संदीप नाम का एक बालक है जो खेल खेल रहा है सिक्के का, और एक सिक्का है 1 रुपए का जो उसे 3 बार उछाला जाता है। इस प्रकार से 3 बार वो अपनी घटना के क्रम को दोहराता है। 3 बार सिक्का को दोहराने के उपरांत जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हीं पर उसके जीतने और हारने की निर्भरता है। अब उसमें हारने की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। आइए हम देखते हैं इस प्रश्नों की ओर। सभी हम लोग देख रहे हैं। खेल में 1 रुपया यादृच्छिया 3 बार उछाला जाता है। रैंडम ऐसे फेंक रहे हैं 3 बार उस सिक्के को। परिणाम चित्त को यदि यक्ष से प्रदर्शित किया जाए, पट को टी से इंगित किया जाए और परिणाम नोट किया जाए तो सभी संभावित परिणाम एक सूत्र द्वारा प्राप्त होंगे। हम पिछली कक्षा में आपको उस सूत्र का अध्ययन करा चुके हैं कि सिक्का 2 फल की आकृति वाला सिक्का होता है जिसमें हेड और टेल होते हैं। चित और पट के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो 2 फलक होने के कारण उसे सिक्का के उछाल की संख्या के बराबर यदि घात लगा दिया जाए तो उसके परिणाम गणना होकर प्राप्त हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं। 2 पर 3 घात लगा दें, क्योंकि 3 बार उछाला जा रहा है तो 8 परिणाम प्राप्त हो जाएगा। 8 परिणाम प्राप्त होंगे। तो अब वो परिणाम 8 जो मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे ये देखिए। एक बार सिक्का उछाला जाता तो यचटी बनता, दूसरी बार उछाला गया यचटी हुआ, तीसरी बार भी उछाला गया यचटी हुआ। हेड टेल बदला, 3 उसके परिणाम मिले। एक हेड टेल को दूसरे हेड टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, आए हुए परिणाम को तीसरे हेड टेल से हम मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों को गुणा करने के उपरांत इस प्रकार हमके इसके परिणाम कुल प्राप्त होते हैं।
एच 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 ट्रिपल एच हो गया, एच एच टी एच टी टी नहीं, एच टी एच एच टी एच और टी। इस प्रकार से कुल हमारे परिणाम हुए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 परिणाम प्राप्त होंगे। ये 8 परिणाम यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। 8 परिणाम मिल गए हमको, हम यहाँ से इनके समुच्चय के रूप में हम इन्हें प्रदर्शित भी कर लिए हैं। अब आप देखो तीनों सिक्कों के चित्त, एक बार तीनों सिक्का चित्त होने का भी घटना आई हुई है, उसके परिणाम मिले हैं, और एक बार तीनों सिक्का पट भी हो गया है, उसके भी परिणाम हमको प्राप्त हैं। तीनों सिक्का के चित्त होने एच तीनों बार एच है, और टी तीनों बार टी है। तो दो जगहों पर अर्थात परिणाम से स्पष्ट हो रहा है कि 3 चित्त होने के अनुकूल परिणाम एक बार मिल गए हैं, 3 पट होने के अनुकूल परिणाम भी एक बार मिल गए हैं। दोनों परिणाम हुए कितने? जीतने के लिए अनुकूल परिणाम है 2, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब 3 बार पट जब आ जाएंगे तब वो जीत जाएगा संदीप नाम का लड़का, अन्यथा हार जाएगा। तो जीतने के कुल अनुकूल परिणाम हमको मिल गए, एक बार चित्त वाला एक बार पट वाला, कुल मिल गया 2। अब हारने के अनुकूल परिणाम हमको ढूंढने हैं, क्योंकि हमको हारने की प्रायिकता प्राप्त करनी है। तो हारने के लिए अनुकूल परिणाम कुल संभव परिणाम से जीतने का परिणाम घटा दिया जाए तो हमको संभावित परिणाम जो हैं, जो अनुकूल संभावित परिणाम निकल जाएंगे। 8 से 2 घटा दीजिए 6 प्राप्त हो जाएगा। अतः हारने की प्रायिकता क्या होगी? हारने का अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, जो हम पहले सूत्र से जानते चले आ रहे हैं। हारने का अनुकूल परिणाम 6, संभव परिणाम 8। इस प्रकार कट करने के उपरांत मिला 3/4, अतः इस प्रश्न का उत्तर हुआ 3/4। 3/4। प्यारे बच्चों, हम इन अंकित प्रश्नों को अध्ययन करने के उपरांत इस प्रायिकता के प्रारंभ से लेकर, प्रथम भाग से लेकर तृतीय भाग के अध्ययन के उपरांत विभिन्न जगहों पर हम लोगों ने अति लघुत्तरी, लघुत्तरी प्रश्नों का अध्ययन किया। अध्ययन करने में आपके प्रत्येक जगहों पर अनुकूल परिणाम तथा संभावित परिणाम के होने पर प्रायिकता को हम लोगों ने निकाला। अभी जैसे ताश की गड्डी पर आधारित हम प्रश्न देख रहे थे, ताश कर की गड्डी पर आधारित हमारे अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। पान के पत्ते पर हो सकते हैं, हुक्म के पत्ते पर अभी आपने देखा ही है। इसमें एक ईंट के पत्ते होते हैं, ईंट के पत्ते जैसा आपको अभी दिखा रहा हूं, ईंट के पत्ते। इसमें भी बादशाह, बेगम और गुलाम होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं। उन फेस कार्डों पर आधारित तथा अंदर के इनके जो अन्य पत्ते हैं उस पत्तों पर भी हम फोकस करके विभिन्न प्रश्न इसी आधार पर बना सकते हैं। उन प्रश्नों को हम हल करेंगे, बनाएंगे, दिखाएंगे। इसी प्रकार चिड़ी के भी पत्ते हैं। आप चिड़ी के पत्ते को भी अगले दिन देख रहे थे। चिड़ी के पत्ते में भी हम बता रहे थे 3 इसके भी फेस कार्ड होते हैं। इन्हें फेस कार्डों को मैं अलग अलग आज दिखा दूं आपको। ये देखिए तीनों के 3 फेस कार्ड हैं। ये इस प्रकार से 3 फेस कार्ड हमारे दिख रहे हैं तीनों के। इस ताश की गड्डी से इन चिड़ी के पत्तों से 3 फेस कार्ड लेते हैं। अब इन 3 फेस कार्डों पर भी आधारित तथा इसके अन्य शेष बचे हुए 10 पत्ते जो दिख रहे हैं, इन 10 पत्तों पर भी आधारित हमारे प्रश्न बनते हैं। ठीक हम इसी प्रकार पान के पत्ते की ओर जाएं। पान के पत्तों से जुड़े हुए भी प्रश्न मिलते हैं। पान के पत्तों में भी आपको दिखा दूं, आपके इसमें भी देखिए 3 फेस कार्ड हैं। इसी इन 3 फेस कार्डों पर जैसे आपने हुक्म के बादशाह, बेगम और गुलाम का निकाल के प्रश्न बना रखा था, आपने अभी अभी हल किया है। ठीक उसी प्रकार से इस
पान के पत्तों में भी हुकुम, बेगम और गुलाम है। इन 3 पत्तों को निकालकर ठीक उसी प्रकार के प्रश्न को रख करके भी हम एक प्रश्न का निर्माण स्वयं करेंगे, स्वयं उसे हल करेंगे और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ इनके शेष बचे हुए 10 पत्ते ये इसमें भी हैं, इस गड्डी में 10 पत्ते हैं, पुनः इस पर भी वैसे ही सवाल बनेंगे और आप बना करके हम इसका भी अध्ययन करेंगे। इन ताश की गड्डियों के साथ ही साथ हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर पासे पर भी आधारित हम लोगों ने सवाल देखा था अगले दिन। पासे पर भी आधारित एक बार पुनः आपको स्मरण करा देना चाहूंगा कि इस पासे 6 फल की आकृतियों में से पासे के एक सिरे पर 1 बिंदु, दूसरे सिरे पर 2 बिंदु, तीसरे सिरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवें पर 5 और छठवें पर 6 आपके चिन्ह बने हुए होते हैं। इन्हें पासा को 1 बार उछाल, 2 बार उछाल और 3 बार उछाल से प्राप्त एलिमेंट्स, प्राप्त उसकी घटनाएं जो घटित होती है, उसके लिए हमने आपको पिछले कक्षा में आपको एक सूत्र का अध्ययन कराया था। 6 फल की आकृति है, इसके एलिमेंट्स को प्राप्त करने के बाद 6 टू द पावर n का हम प्रयोग करते हैं। 6 टू द पावर n अर्थात 6 पर हम जितनी बार इस डिब्बी से उछाल के गिराएंगे, जितनी बार गिराएंगे उतने घात लगाते जाएंगे और उतने अगले दिन हमने आपको 2 बार उछाल के लिए दिखाया था कि 36 एलिमेंट्स प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 3 बार होंगे तो आप 6 पर 3 घात लगा करके प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार फिर पुनः हम एक बार अंतिम सहायक सामग्री जो शुरुआत में ही इसकी चर्चा की गई थी, सिक्के को ले, सिक्के को हम अपने इस कक्षा में 1 बार, 2 बार, अधिकतम 3 बार तक की घटना को आपको प्रदर्शित किए हैं। आप चाहो तो इस सिक्के की सहायता से 4 उछाल, सिक्के की सहायता से 5 उछाल के भी घटनाओं को घटित कर सकते हो। उनके एलिमेंट्स को उन जैसे समुच्चय की विधि से आप प्रदर्शित कर सकते हो और एलिमेंट्स को प्रदर्शित करने के लिए जैसा कि हमने कहा सिक्का 2 फल की है, इसके एलिमेंट्स को बड़े आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। 1 बार के उछाल में इसमें जो घटित घटनाओं के समुच्चय हैं वो मझले कोष्ठ में HT के रूप में लिखे जाते हैं। हम जितनी बार इसको उछाल करेंगे HT मल्टीप्लाई बाई HT मल्टीप्लाई बाई HT ऐसे ही करते जाएंगे और 2-2 का गुणा करके आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न के साथ ही प्रायिकता का चैप्टर, इसका अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त होता है। हमें पूरा आशा और विश्वास है कि हमारे प्यारे बच्चे पूरे इसके सैद्धांतिक रूप से तथा आंकिक रूप से प्रश्नों को समझ चुके होंगे। ढेर सारे प्रश्नों का संकेत भी मैंने कर दिया है। आप उसको अपने प्रश्न बनाएंगे, स्वयं उनका हल भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।